दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब प्रिंट रेवोल्यूशन क्या होता है, कैसे जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके आने के बाद से एक क्रांति आ गई, कितने सारे चेंजेस आए, इस प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। The print revolution refers to the changes that took place after the invention of the printing press. प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद से जिस टाइप से चेंजेस आते गए हमारी सोसाइटी में, हम लोग शिफ्ट करते गए। जहाँ पे पहले हमारे पास बहुत कम रीडिंग पॉपुलेशन होती थी, जो एलीट लोग होते थे, जो रिच पीपल हुआ करते थे, सिर्फ वही बुक्स अफोर्ड किया करते थे, अफोर्ड कर पाते थे। तो अब क्या हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जब बल्क में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं बुक्स का, बहुत सारी बुक्स बना रहे हैं हम कम टाइम में, तो इसकी वजह से बुक्स के प्राइसेस भी कम हुए, और बुक्स के प्राइसेस कम होने की वजह से ज्यादातर लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, बुक्स को खरीद पा रहे थे। तो इसी वजह से अब लोग जो पहले पढ़ नहीं पाते थे, अब वो भी लिटरेसी गेन कर रहे हैं, वो भी नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। तो इस टाइप से हमें शिफ्ट देखने को मिला सोसाइटी में, और भी बहुत सारे चेंजेस आए, और इसी टाइम को कहा गया प्रिंट रेवोल्यूशन। यानी प्रिंट के आने के बाद से जो भी चेंजेस हुए सोसाइटी में, उसी को कहा गया प्रिंट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी क्रांति जब भी आती है अपने साथ काफी सारे चेंजेस लेके आती है। तो जब भी हमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे सोसाइटी पे, तो उसे हम एक रेवोल्यूशन के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो प्रिंट के आने के बाद से बहुत सारे चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में, और उसी को कहा गया प्रिंट रेवोल्यूशन। It transformed how information, knowledge and ideas were produced and shared. पहले लोगों के पास नॉलेज नहीं होती थी, लोगों को नई नई जो करंट अफेयर्स हैं या कह लो जो अभी आसपास उनके चल रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जब बुक्स प्रिंट की जाने लगी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स प्रिंट की जाने लगी, तब लोगों को हर चीज की नॉलेज होनी स्टार्ट हो गई। यानी अब लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, एजुकेशन गेन कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिले हैं, जो इलिटरेट पीपल हुआ करते थे वो लिटरेसी गेन कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी सोसाइटी पे, अ न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नई रीडिंग पब्लिक हमारे पास आई। यानी कि अब काफी सारे लोग पढ़ लिख पा रहे थे, एजुकेशन गेन कर रहे थे। After the invention of printing press, books became cheaper and more widely available. पहले तो सिर्फ जो एलीट लोग हुआ करते थे या जो चर्च हुआ करता था, सिर्फ वही बुक्स खरीद पाते थे, अफोर्ड कर पाते थे। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, बाय हैंड प्रोडक्शन कर रहे हैं बुक्स का, हम प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं बुक्स को, ये प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, बाय हैंड पूरी बुक्स लिखा करते थे, तब जाके एक बुक बना के उसे पब्लिश किया जाता था। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत मेहनत लगा करती थी, और इसी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस था, जो टाइम कंज्यूमिंग पूरा प्रोसेस था, जब हम बाय हैंड प्रोडक्शन किया करते थे बुक्स का, तो ये बुक्स जो हम बाय हैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके प्राइसेस हाई रहा करते थे, और इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से ये बुक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, कॉस्टली थी, और इसी वजह से सिर्फ एलीट लोग या चर्च इसे अफोर्ड कर पाते थे इन बुक्स को। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम बहुत ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से हम बहुत सारी बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, कम टाइम में बहुत सारी बुक्स प्रिंट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बुक्स के जो रेट हैं वो भी कम हुए, अब बुक्स अफोर्डेबल रेट पे सेल की जाने लगी, यानी लो प्राइसेस पे बुक्स सेल की जाने लगी। तो अब सोसाइटी का हर एक इंसान बुक्स खरीद सकता था और नॉलेज गेन कर सकता था, अपनी पसंद की बुक्स खरीद सकता था। स्टार्टिंग में तो रिलीजियस टेक्स्ट पब्लिश किए गए, ज्यादातर रिलीजियस बुक्स ही पब्लिश की गई थी, लेकिन धीरे धीरे हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली बुक्स में, और अब बहुत सारी बुक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल भी थी और लोग खरीद भी सकते थे। तो इस हिसाब से नई रीडिंग पब्लिक आई हमारे पास। पहले सिर्फ एलीट लोग पढ़ा करते थे, अब जो हमारी सोसाइटी का लोअर सेक्शन है वो तक बुक को अफोर्ड कर पा रहा था। तो इस टाइप से नई पब्लिक आई, नई रीडिंग पब्लिक आई, यानी नए नए लोग, नए नए सेक्शन के, नए नए क्लास के ग्रुप के जो लोग हैं वो सब अब बुक्स खरीद के पढ़ पा रहे थे। ग्रोथ ऑफ रीडिंग कल्चर, people began to read for pleasure and knowledge, not just for religion. अब हमें रीडिंग कल्चर की ग्रोथ देखने को मिली। अब लोग क्या कर रहे थे, उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था, लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल नई थी। अब नई चीजें थी, लोगों के लिए बुक्स वगैरह का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि अब लोग जो हैं उनमें क्यूरियोसिटी जागने लगी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हम जाने समझें,
और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बुक्स खरीदनी होंगी। तो अब लोग अपने बुक्स खरीदने लगे नॉलेज के लिए या प्लेजर के लिए, यानी एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ रीडिंग के लिए। कुछ लोग बस इसलिए बुक्स पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना पसंद है, तो कुछ लोग अपने प्लेजर के लिए खरीदने लगे बुक्स, और कुछ लोग नॉलेज गेन करने के लिए। इससे हमें पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे टाइम के साथ लोग जो हैं वो सिर्फ रिलीजियस बुक्स पे ही फोकस नहीं कर रहे, वो काफी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट वर अवेलेबल, अब बहुत सारे बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में। टाइम के साथ साथ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बुक्स भी आने लगी, गाइड्स आने लगी, क्लासिक लिटरेचर हमें देखने को मिला, और रिलीजियस टेक्स्ट तो स्टार्टिंग से चलता आ ही रहा था हमारी मार्केट में। चेंज इन द नेचर ऑफ रीडिंग, अब रीडिंग यानी पढ़ने का जो तरीका है उसमें कैसे चेंजेस आए। Earlier, reading was often done aloud in groups. अब पहले क्या हुआ करता था, जब बाय हैंड बुक्स प्रोड्यूस की जाती थी, बुक्स लिखी जाती थी, तब पब्लिश की जाती थी, तो उससे क्या होता था, काफी कम लोग अफोर्ड कर पा रहे थे बुक्स को, और जिसके भी पास बुक हुआ करती थी वो, अब लोग क्या करते थे, वो ग्रुप बना लिया करते थे, और जिस भी एक पर्सन के पास बुक है वो बुक पढ़ के सब लोगों को सुनाया करता था, तेज तेज बोल बोल के वो सुनाया करता था सभी लोगों को। ग्रुप्स में ऐसे रीडिंग की जाती थी पहले, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी उससे पहले। आफ्टर प्रिंटिंग साइलेंट रीडिंग बिकेम मोर कॉमन एंड प्राइवेट, अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जब हम बुक्स प्रिंट कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट करके पब्लिश कर दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अब बुक्स सस्ते रेट पे मिल रही हैं, कम दाम पे मिल रही हैं, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। अब सब लोग बुक्स खरीद पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अपने घर में बैठ के या किसी साइलेंट पीसफुल एरिया में बैठ करके, पीसफुल प्लेस पे बैठ करके वो अपनी बुक्स पढ़ते हैं। अब जब लोग इतना शोर करके नहीं पढ़ रहे हैं, साइलेंटली रीड कर रहे हैं, मन मन में पढ़ रहे हैं, अलग उन्होंने एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया अपनी रीडिंग के लिए, तो उससे क्या होगा, ये आसानी से सोच सकते हैं, उस जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं, बार बार रीड कर सकते हैं, और जो भी स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ी है उसको लेकर के अपना खुद का ओपिनियन बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में क्रिटिकली सोच सकते हैं, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं जब वो अकेले पढ़ते हैं, तो यानी वो क्रिटिकली सोच करके अपने माइंड, अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं, अपनी बुक्स पे फिर पब्लिश कर सकते हैं। और इसी से हमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी देखने को मिलती हैं, जब हम किसी एक स्कॉलर को पढ़ते हैं या किसी भी पर्सन के किसी आर्ग्यूमेंट को हम पढ़ते हैं, और अगर हम उससे सहमत नहीं हैं, हम अग्री नहीं करते हैं उस स्टेटमेंट से, तो हम लोग उस स्टेटमेंट को काउंटर अटैक देते हुए अपनी भी खुद की बुक्स पब्लिश करते हैं। तो इस टाइप से डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी चलने लगी सोसाइटी में प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से। This allowed individuals to form their own opinion and think critically. अब जब लोग साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, घर पे बैठ के साइलेंटली बुक्स पढ़ रहे हैं, पहले क्या होता था, जब कोई एक पर्सन, पूरे ग्रुप में बैठे होते थे लोग, और जब कोई एक पर्सन बुक रीड किया करता था तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता था कि वो उस एक लाइन को लेकर के सोच सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें, वो डिबेट्स डिस्कशंस नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान जो रीड कर रहा है वो बस बोले जा रहा है, रीडिंग ही करता जा रहा है, नहीं रहा है, तो उस टॉपिक पे डिबेट्स डिस्कशंस कैसे होंगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लोग जब अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो कितना भी टाइम ले सकते हैं, आराम से बैठ के पढ़ो, अच्छे से सोचो कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है, इस पर्सन का ऐसा कहना है तो उस इंसान ने ऐसा क्यों कहा, क्रिटिकली सोचो, हर एक आर्ग्यूमेंट का रीजन फाइंड आउट करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करो, अपना खुद का ओपिनियन जनरेट करो। तो अब लोग भी वही कर रहे थे, जब वो साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, घर पे बैठ के पीसफुल एनवायरनमेंट में जब वो अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो अब क्रिटिकली सोचने लगे, अपने खुद के ओपिनियंस जनरेट करने लगे लोग। प्रिंट एंड डिबेट, प्रिंट एनकरेज पब्लिक डिस्कशंस एंड डिबेट्स। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आई, जब बुक्स प्रिंट की जाने लगी बल्क में और सब लोग खरीद रहे हैं उन बुक्स को, तो उसी के बाद से, प्रिंट के ही बाद से डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी बढ़ गई। कैसे? Ideas spread quickly, leading to the questioning of older beliefs. अब जब लोगों को, अब सभी लोग अगर बुक्स पढ़ पा रहे हैं, सभी लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें जानकारी है, अब हर जगह की हर एक चीज की उन्हें जानकारी मिल रही है, तो अब लोग खुद का जब पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, जब लोग हर एक आर्ग्यूमेंट को अच्छे से पढ़ रहे हैं, रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, जब लोग हर एक चीज की डेप्थ में जा रहे हैं, हर एक टॉपिक को क्लियरली समझ रहे हैं और खुद का एक ओपिनियन या कह लो खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कर रहे हैं, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे हैं, तब जब लोगों को लगेगा कि हाँ ये चीज गलत है, जो हम पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस जो भी हमारे पुराने टाइम से चल रही हैं, वो अनजस्ट
प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम फॉलो करते आ रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो उन सब चीजों को लेकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने खुद की बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। वो उन सब ओल्डर बिलीव्स पे अब अटैक करने लगे लोग। अब लोग जो भी ओल्डर बिलीव्स थी, जो पुरानी धारणाएं थी, उन सब पे क्वेश्चंस उठाने लगे कि हम ऐसा फॉलो करते थे तो इसके पीछे का रीजन क्या था। ये सब क्वेश्चन थे लोगों के। लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये जो हम पहले से बिलीव्स फॉलो करते आ रहे हैं, पहले से हम जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते आ रहे हैं, वो सही नहीं थी। तो अब जब लोग लिटरेट हो रहे हैं, जब लोग पढ़े लिखे होते हैं, हम लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जैसे जैसे लोग लिटरेट होते चले गए, पढ़ते गए, चीजों को ऑब्जर्व करते गए, वैसे वैसे लोगों ने क्या किया, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट किया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो भी चीजें गलत है, उन सब प्रैक्टिसेस को लोगों ने गलत कहना शुरू किया, उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में वॉइस रेज करनी स्टार्ट करी। तो ये हमने अभी 4 देखे हैं ऐसे इम्पैक्ट जो प्रिंट रेवोल्यूशन के आने के बाद से हमारी सोसाइटी पे पड़े। पहला, नई रीडिंग पब्लिक जनरेट हुई, यानी बहुत सारे, अब पूरे सोसाइटी ही मान सकते हैं हम, सोसाइटी का हर एक सेक्शन बुक्स अफोर्ड कर सकता है, पढ़ रहा है हर एक सेक्शन सोसाइटी का। साथ ही साथ रीडिंग कल्चर की ग्रोथ हुई। अब लोग अपने प्लेजर के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ने लगे। पढ़ने के तरीके में चेंजेस आए, अब ग्रुप्स में नहीं पढ़ा जा रहा है, अब लोग कैसे पढ़ रहे हैं, साइलेंटली पढ़ रहे हैं, अपने एक खुद के प्राइवेट एनवायरनमेंट में, पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके वो अपने घरों में पढ़ रहे हैं। और इसी की वजह से वो अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करते हैं। लोग क्रिटिकली सोचने लगे हैं, हर एक आर्ग्यूमेंट का रीजन फाइंड आउट करने लगे हैं, हर एक चीज को ऑब्जर्व करने लगे हैं, और इसी की वजह से डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी होती हैं। अभी और भी कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी सोसाइटी पे पड़े। अब 3 और मेजर इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले अपनी सोसाइटी पे प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद से। अभी तक हमने 4 इम्पैक्ट्स देखे। पहला, कि नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, यानी अब ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स खरीद के पढ़ रहे हैं, अफोर्डेबल रेट पे बुक्स सेल की जा रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स खरीद रहे हैं, और लोग अपने प्लेजर के लिए, अपने नॉलेज गेन करने के लिए वो बुक्स खरीद रहे हैं, जिससे रीडिंग कल्चर भी बढ़ता गया, उसकी भी ग्रोथ देखने को मिली रीडिंग कल्चर की। साथ ही साथ लोगों के पढ़ने के तरीके में भी चेंजेस आए, और साथ ही साथ डिस्कशंस एंड डिबेट्स भी शुरू हो गई बुक्स के आने के बाद से। अब कुछ 3 और भी मेजर इम्पैक्ट्स थे प्रिंट रेवोल्यूशन के आने के बाद से, यानी प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से सोसाइटी में और भी कौन से 3 मेजर चेंजेस हुए थे। फिफ्थ, रोल इन द रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, यानी दोबारा जन्म लेना, किसी चीज की दोबारा से उत्पत्ति होना, तो उसे कहेंगे हम रेनेसां। तो ये हम यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में ही हमें रेनेसां देखने को मिला था 15 to 17th सेंचुरीज के बीच में। रेनेसांस थिंकर्स use print to spread new ideas about art, science and humanism. Renaissance thinkers यानी जिन लोगों की नई सोच थी, जो मॉडर्न थिंकर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बुक्स पब्लिश करनी शुरू करी। किन सब से रिलेटेड? उन्होंने प्रिंट करनी शुरू करी बुक्स, नए आइडियाज से रिलेटेड, न्यू मॉडर्न आइडियाज उन्होंने अपनी बुक्स में पब्लिश करे, लोगों को मॉडर्न कल्चर के बारे में बताना शुरू किया, मॉडर्निटी की तरफ लोगों को अग्रसर किया रेनेसां थिंकर्स ने इन बुक्स के थ्रू। साथ ही साथ उन्होंने आर्ट, साइंस, ह्यूमनिज्म यानी अब ह्यूमैनिटी, इंसानियत पे ज्यादा फोकस किया गया। अब लोग पहले जैसे रिच वर्सेस पुअर हमें देखने को मिलता था, रिच लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे पुअर्स को। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी का कल्चर आ गया कि इंसानियत वाली फीलिंग होनी चाहिए आप में, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आप में ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए। आपको बस ये देखना है कि सामने वाला इंसान भी एक ह्यूमन है, इंसान है, और अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो मुझे उसकी मदद करनी है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग और भी काफी सारे मॉडर्न आइडियाज पब्लिश करने शुरू किए रेनेसां थिंकर्स ने। ये रेनेसां थिंकर्स ने क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये चाहते थे यूरोप में काफी सारे अब चेंजेस आए, अब यूरोप दोबारा से जन्म ले, यानी हम नया यूरोप बना दें, एक मॉडर्न यूरोप बना दें, मॉडर्न यूरोप क्रिएट करें, जिससे कि हम लोग अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे इजीली। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज की जा रही हैं, यानी साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, और सोशल बिहेवियर को लेकर भी, जैसे ह्यूमैनिटी वगैरह, इन सबको भी लेकर के अब लोग बुक्स पब्लिश कर रहे हैं। अब
अब यूरोप को पूरा एक नया यूरोप बनाने की सोची है लोगों ने, और ये कौन से इन लोगों को क्या कहा गया, रेनेसां थिंकर्स, जो चाहते थे यूरोप दोबारा से रीबर्थ ले, यानी दोबारा से यूरोप का जन्म हो, यूरोप एक नया, जैसे यूरोप पहले था अब वैसा ना रहे, अब ओल्डर बिलीफ्स को हटा के एक नया यूरोप हम लोग क्रिएट करें। तो ये रेनेसां थिंकर्स जो थे उन्होंने बुक्स प्रिंट करनी शुरू करी, न्यू या कह लो मॉडर्न आइडिया से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ह्यूमनिज्म यानी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। Martin Luther, a religious reformer, used print to criticize the church. Martin Luther जो एक religious reformer थे, religious reformer यानी कि जो religion में changes लाना चाहते थे। ये हम यूरोप की बात कर रहे हैं और यूरोप में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं लोग। तो अब क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म्स यानी चेंजेस लाना चाहते थे मार्टिन लूथर। क्यों? क्योंकि वो ओल्डर प्रैक्टिसेस, ओल्डर बिलीफ से खुश नहीं थे। Used print to criticize the church. अब मार्टिन लूथर ने क्या किया, उन्होंने भी बुक्स प्रिंट करी, उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया चर्च को क्रिटिसाइज करने में, चर्च के अगेंस्ट में उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे अपने बुक्स प्रिंट करके। और इसी की वजह से क्या हुआ, स्टार्टेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट किसे कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट वर्ड से ही बना है, यानी जो लोग अब चर्च के खिलाफ, कैथोलिक चर्च जो है, जो क्रिश्चियंस का एक यूनिवर्सल चर्च है जो रोम में, रोमन कैथोलिक चर्च भी कहा जाता है, जो रोम में एस्टैब्लिश है, सबसे बड़ा चर्च है, सबसे पुराना चर्च है, जहां पे जीसस क्राइस्ट की सारी टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसके अगेंस्ट में लोगों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने शुरू किए, लोगों ने एक तरह से कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जाना शुरू कर दिया, यानी कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए, और इसी को कहा गया प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यानी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस में, उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हमें देखने को मिले, काफी लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी जो पहले पुराने तरीके से फॉलो किया करते थे उसमें अब चेंजेस चाहते थे, और उन्हें ही प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। और ये बुक्स प्रिंट करनी किसने स्टार्ट करी, चर्च को क्रिटिसाइज करना किसने स्टार्ट किया था, मार्टिन लूथर ने। ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। नेक्स्ट कौन सा इम्पैक्ट पड़ा था हमारी सोसाइटी पे, साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। हमारे सोसाइटी की साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई, यानी अब हम साइंस में ग्रोथ कर रहे थे, हमारी साइंस जो है वो डेवलप कर रही थी, हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे थे। Scientists could publish their work and others could study and improve on it. अब जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, जो भी नई डिस्कवरी कर रहे हैं उसे वो अपनी बुक्स में पब्लिश किया करते थे, बुक्स प्रिंट करवाया करते थे अपनी डिस्कवरीज से रिलेटेड। और ये साइंटिस्ट जो अपनी डिस्कवरी से रिलेटेड लोगों को बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, अब उनकी बुक्स को जो भी पर्सन पढ़ रहा है, इन साइंटिस्ट के डिस्कवर की हुई टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को जो भी इंसान पढ़ रहा है, हो सकता है कि वो इंसान उससे नॉलेज गेन करे और उस टेक्नोलॉजी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करे। तो ऐसे हमें साइंटिफिक डिस्कवरीज देखने को मिली। अब लोग क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट पब्लिश कर रहे हैं, बुक्स में प्रिंट करवा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं वो लोग उन टेक्नोलॉजीज में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ऐसे दूसरे लोग एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज में, एक दूसरे की डिस्कवरीज में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करते चले गए, और उससे हमें काफी ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी देखने को मिली। हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज करते करते, यानी साइंस में इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए, हम लोगों ने इतनी सारी टेक्नोलॉजी बना ली, नई नई तरह की मशीन्स बना ली, इसी टाइप से एक दूसरे की बनाई हुई मशीन्स में इंप्रूवमेंट कर करके। राइज ऑफ न्यू आइडियाज, अब साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में नए नए आइडियाज भी देखने को मिले। प्रिंट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट। अब प्रिंट जो है उसके आने के बाद से, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से लोगों को फ्रीडम मिल गई थी सोचने की। पहले क्या लोगों को सोचने नहीं दिया जाता था, पहले भी लोग सोचते थे, लेकिन उस टाइम पे क्या था जब लोगों को नॉलेज नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बात करें तो आप लोग पहले से पढ़ के आए हो ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में, यानी ब्रिटिश जो है, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कॉलोनी बना रखा था उसके बारे में आप पहले से पढ़ के आए हो। तो अगर आप बायसनेस ना दिखाओ, यानी आप इंडिया एज एन इंडियन ना सोचो, एज अ ह्यूमन बीइंग सोचो सिर्फ, तो भी आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे, इंडियन पीपल्स को एक्सप्लॉइट करने आए थे, इंडियन रिसोर्सेज को लेने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि आप पूरी हिस्ट्री जानते हो। अब जब आप हिस्ट्री के बारे में पूरा जानते हो, किसी एक टाइम पीरियड के बारे में आप नॉलेज रखते हो, तभी आप सही ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो, आप सारी चीजें ऑब्जर्व करके अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। हम लोग
जितना भी हमने ऑब्जर्व किया है, जितनी भी हिस्ट्री हमने पढ़ी है ब्रिटिशर्स के बारे में, हमें यही पता चला कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्सेज लेके चले गए, हमारे हर एक सेक्शन को, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को काफी ज्यादा लॉस फेस करने को मिला। ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, हमारे जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा ब्रूटली मारा गया। खास करके ये सब हमने देखा था उसके बाद जब सत्याग्रह वगैरह शुरू हुए, ये सब हमने देखा था चैप्टर 2 में। तो जब आपको उस हिस्ट्री के बारे में पता है तभी तो आप कह पा रहे हो कि ब्रिटिशर्स गलत थे। अब क्योंकि आपको नॉलेज है तभी आप सोच सकते हो उस टाइम पीरियड के बारे में, और ज्यादा सोच सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। तो जब लोगों को नॉलेज होने लगी, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद से लोग पढ़ने लगे, तब जब उन्हें नॉलेज होने लगी अपने आसपास की चीजों के बारे में, तब जाकर के लोग उन्हें और ज्यादा उन सब टॉपिक के बारे में और ज्यादा डिटेल में सोचने लगे। क्यूरियोसिटी जगी लोगों में, वो और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स पढ़ते गए, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अपनी खुद की सोच डेवलप करते गए, ऑब्जर्व करते गए। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, वो क्रिटिकली सोच रहे हैं हर एक आर्ग्यूमेंट को लेकर के। It laid the foundation for modern democracy and nationalism. अब जब लोगों को सारी चीजें पता चल रही हैं कि सोसाइटी में किस टाइप की प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस गलत हैं, कौन सी सही हैं, जब लोग एक तरह से रैशनल तरीके से सोच रहे हैं, तब लोग क्या करेंगे, अब उन्हें पता चलेगा कि कौन सी चीजें सही हैं, अब वो सही स्टेप्स लेंगे, राइट पाथ पे चलने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे ग्रोथ होती है नेशनलिज्म वाली फीलिंग की। अब लोग अपने देश से प्यार करने लगे, अपनी कंट्री जो है उसके टुवर्ड्स ये लव जनरेट हुआ लोगों के मन में। वो अपने कंट्री के, जैसे एज एन इंडियन हम लोग बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं एज एन इंडियन, क्योंकि हम इंडियन हैं इस वजह से। वैसे ही हर एक जो पर्सन है वो अपनी कंट्री से अब रिलेट कर पा रहा था, अब अपने देश से वो एकदम जुड़ गया था इंसान। नेशनलिज्म वाली फीलिंग जनरेट हुई लोगों में। साथ ही साथ लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, लोग चाहते थे कि राजा का जो रूल है वो खत्म हो जाए और अब हम लोग अपने तरीके से रूल करें। जो सिटीजन्स हैं उन्हें ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने रूलर्स को चूज करें। तो इस टाइप से क्या हुआ, नए नए आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं, डेमोक्रेसी के आइडियाज हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड आइडियाज। जैसे डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे हम आइडियाज देखते हैं। सेक्युलरिज्म, इसका बेस्ट एग्जांपल तो हमारे ही देश इंडिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतने सारे रिलीजन रहते हैं और सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों को इक्वल बताया गया है। तो इंडिया जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि सभी धर्म इक्वल हैं, यानी सभी धर्मों को हम इक्वली ट्रीट करेंगे, सारे रिलीजन इक्वल हैं बिफोर द लॉ। तो इससे क्या होगा, लोग जो है वो सेफ फील करेंगे, चाहे माइनॉरिटीज हो या मेजॉरिटीज हो, सब लोग सेफ फील करेंगे, एक साथ रह पाएंगे। सभी के लिए कानून बनाए जाएंगे, ऐसे यूनिफॉर्म लॉज होंगे जो हर एक पर्सन को फॉलो करने हैं। अब चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, हर एक पर्सन को वो लॉज फॉलो करने हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बेस्ट एग्जांपल हमें इंडिया में ही दिख गया सेक्युलरिज्म का, यानी सारे धर्म इक्वल हैं। तो ऐसे ही काफी सारे नए नए आइडियाज इमर्ज होते चले गए और उन आइडियाज को प्रिंट किया गया, बुक्स के थ्रू लोगों को बताया गया, और लोग जो हैं अब वो रैशनली सोच रहे हैं, वो सही तरफ जा रहे हैं, सही रास्ते को चूज कर रहे हैं। अब वो सारी इनइक्वालिटीज को छोड़ते चले जा रहे हैं, वो रैशनली सोच रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था और इसके कैसे इम्पैक्ट पड़े हमारी सोसाइटी पे। 7 मेजर इम्पैक्ट्स हमने आज के वीडियो में डिस्कस करे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।